Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about should post-Mauryan period be considered as dark age of ancient history. क्या मौर्योत्तर काल को कलयुग या अंधकार युग के रूप में कंसीडर किया जा सकता है? तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक है, ये डिस्कशन वाला टॉपिक है। बेसिकली जब मैं आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जब मैं आपका रेगुलर क्लास ले रहा था वहां पे इसकी थोड़ी सी चर्चा भी की थी, लेकिन मैंने कहा था कि ये रेगुलर क्लास से हट के मैं कोई वीडियो बनाऊंगा और उसे मैं मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट में डालूंगा, ठीक है, जहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली डिस्कशन वाला टॉपिक है। तो देखिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है, इसे अगर एग्जामिनेशन में आपके आता है कि किस पीरियड को माना जाता है अंधकार युग, तो वहां पे तो आपका आंसर सीधा है कि आप लगाएंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड को, यानी मौर्योत्तर काल को, क्योंकि यही आंसर बनेगा। इसी के बारे में चर्चा होती है, इसी के बारे में इतिहासकारों ने भी कहा है, लेकिन इस पे भी स्कॉलर्स एक मत नहीं है, ठीक है, स्कॉलर्स एक मत नहीं है, इसलिए ये चर्चा का विषय है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसके बारे में पक्ष में और विपक्ष में दोनों में तर्क दिए गए, पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है, ठीक है। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क तो अलग बात है, लेकिन कहा तो इसी पीरियड को गया है। अवधारणा जब बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है, तो इसी पीरियड के बारे में चर्चा की जाती है कि इसे डार्क एज के रूप में भी देखा जाता है, और जो इसके बाद का पीरियड है गुप्ता पीरियड, उसे स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जेक्टिव लगाना हो तो आप तो इसी को कहेंगे, लेकिन अगर हम डिस्कशन वाली बात देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी तर्क है, और काफी सॉलिड तर्क हैं दोनों के, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पक्ष की बात करें कि हाँ इसे डार्क एज कहा जा सकता है, तो देखिए बेसिकली इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं जिसमें मुख्य रूप से केपी जायसवाल हैं और वीए स्मिथ हैं, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इन लोगों का मानना है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड को डार्क एज यानी अंधकार युग या कलयुग कहा जाना चाहिए। तो इनके कहने का आधार क्या है? देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि ये समय जो था ये पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का समय था, यानी कि देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के पहले क्या था? मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड को आप देखेंगे तो ये साउथ वाला कुछ छोड़ दे एरिया, नीचे वाला, और इधर का कुछ ईस्टर्न पार्ट छोड़ दे, तो पूरा ये मौर्यंस के पास था। ये पूरा आप देखेंगे कि पूरा मौर्यंस के पास था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य कहा गया। तो कहा गया कि ये पॉलिटिकली यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ था मौर्यों के समय में, ये पूरा जो एक आपको टेरिटरी दिखता था, यूनाइटेड टेरिटरी था। यूनाइटेड आपको इंडिया देखने के लिए मिलेगा। पहली बार यहां पर कहते हैं कि मौर्यंस के समय पहली बार आपको अखिल भारतीय साम्राज्य देखने को मिला, ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य ना मौर्यंस के पहले था ना बाद में हुआ, इसलिए पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब हम आते हैं तो वो यूनिफिकेशन, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, यानी राजनीतिक एकीकरण देखने को नहीं मिलता, बल्कि आपको पूरा जो ये पॉलिटिकल जो आपको ज्योग्राफी, आपको अगर ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो वहां आपको डिसइंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है, हाँ, पॉलिटिकली पूरे भारत में और आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो आप देखेंगे कि काफी डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि मौर्यंस का जब डाउनफॉल होता है 185 बीसी में, ठीक है, 185 बीसी में, 185 बीसी में, तो क्या होता है कि कई सक्सेसर उभर के आते हैं मौर्यंस के। देखिए, जहां मौर्यंस एक थे उसके बाद कई सक्सेसर आ जाएंगे इसी भारत में, ठीक है, कुछ विदेशी शासक आ जाएंगे और कुछ भारतीय ताकत जो होंगे वो मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर आएंगे। पहली बार 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण है, और नॉर्थ इंडिया में वो शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। हाँ, उसी तरह से इसी के बाद यहीं पे शुंगों को हराकर कान्वा आ जाएंगे। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का जो होगा डोमिनेंस रहेगा, ये मैंने बताया हुआ है आपको,
ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि देसी ताकतें जो उभर कर आएंगी, ठीक है, सुंग, कान्हो और सातवाहन में। कहां पे, कब, मौर्यों के बाद, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और कुछ विदेशी ताकतें भी आती हैं, जैसे इंडो ग्रीक, हिंद यवन। और कहां के हिंद यवन थे ये, मैंने बताया भी हुआ है, ये बैक्ट्रिया के हिंद यवन थे। देखिए, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट, अफगानिस्तान के ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल एशिया कहा जाता है। मैं बार बार बताते रहता हूं। सेंट्रल एशिया देखिए, ये चाइना हो गया, इसके ऊपर पूरा रसिया हो गया, और यहां जो ये वाला पार्ट हो गया, हाँ, ये पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था, ये सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के ऊपर। 5 कंट्री इसमें थे, कौन कौन से, सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान और फिर तजिकिस्तान, बीच में फिर आपको हो जाएगा यहां पर उज्बेकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान। तो 5 कंट्री थे, ये पहले के सोवियत यूनियन के ही पार्ट थे। 1991 में सोवियत यूनियन टूटता है तो रसिया अलग हो जाएगा 15 देशों में, और ये 5 जो देश हैं सेंट्रल एशिया के अलग हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान के ऊपर का पार्ट। ठीक, तो ये सेंट्रल एशिया से कौन आता है, इंडो ग्रीक आते हैं, ठीक है। फिर शक आते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं सीथियंस। पर्थियंस आते हैं। देखिए, पर्थियंस कौन थे, ये ईरान और पाकिस्तान वाला का जो बॉर्डर बनाएगा वो ईरान बनाएगा, ठीक है, ईरान बनाएगा, और ईरान का ही जो उत्तरी हिस्सा होगा वहीं पे पर्थियंस रहते हैं, तो उसी पार्ट को कहते हैं पर्थिया, ठीक है, उसी को पर्थिया कहते हैं। तो पर्थियंस में आएंगे और सबसे लास्ट में कुषाण आएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो इन्वेजन होगा इंडो ग्रीक का, शकों का, पर्थियंस का और कुषाणों का, ये सेंट्रल एशिया की तरफ से आएंगे ये, और नॉर्थ वेस्ट से भारत में इन करेंगे, ठीक है। जब तो ये विदेशी ताकतें उभरेंगी मौर्यों के डाउनफॉल के बाद ये 4 विदेशी ताकतें, और फिर ये सुंग, कान्हो और सातवाहन, और भी होंगे साउथ इंडिया में, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से ये होंगे। सातवाहन तो इसके बाद, कान्हो के बाद सातवाहन आ जाएगा, लेकिन और भी होंगे, चेदी होंगे, और भी होंगे, हाँ, तो वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 सक्सेसर उभर के आएंगे मौर्यों के डाउनफॉल के बाद। तो एक तरह से देखें, कहां मौर्य जो थे ये पूरे साम्राज्य पर, इतना बड़ा टेरिटरी था इनका, हाँ, ये पूरा इनके अंडर में था। वहां 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद सातवाहनों के बाद भी कुछ छोटे छोटे वंश उभर के आएंगे, जैसे चेदी वंश उभर के आएगा, तो वाकाटक फिर यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग रहेंगे। तो एक तरह से देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड जो पूरा है वो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का, हाँ, यानी कि राजनीतिक विखंडन का समय है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने मान लिया कि ये जो है इसे डार्क एज कहा जा सकता है, राजनीतिक विखंडन की वजह से। उसके अलावा रिलीजन एंड कल्चर में भी गिरावट आया है। क्यों, इनका मानना है, कुछ स्कॉलर्स का जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं, उनका यह मानना है कि संस्कृति और धर्म दोनों पॉल्यूट हो गए, दोनों दूषित हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स आएंगे तो खासकर देखिए कुषाणों के समय महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत हो जाती है। महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत अगर हो जाती है तो महायान बौद्ध धर्म क्या था, महायान बौद्ध धर्म यहां पे मैंने लिखा हुआ है कनिष्क के समय में शुरुआत हुई थी, हाँ, कनिष्क के समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, अभी मैं बताऊंगा जब अगेंस्ट में बताऊंगा, तो यहीं पे महायान बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई थी। तो महायान बुद्धिज्म एक लिबरल सोच रखता था, हाँ, यहां पर जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म है, देखिए यहां पर कनिष्क के समय 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, वहां ही यहां पर 2 पार्ट में बौद्ध धर्म बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान ऑर्थोडॉक्स हैं जो कि ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते हैं बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के, जबकि महायानी कुछ परिवर्तन के साथ भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और यही महायान जो है, ये सब जो होते हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है कि ये इन्होंने दूषित कर दिया, ठीक है, दूषित कर दिया। क्यों, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये तो महायान आ गया, तो महायान लिबरल है, तो ये वेजिटेरियन नहीं है तो नॉन वेजिटेरियन भी हो जाएंगे, जबकि ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट हैं वो जनरली वेजिटेरियन थे, ठीक है। और इसके पहले भी, कनिष्क के पहले भी जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर आएगा, ये भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये सब जो आएंगे ना, तो जो यहाँ पे आके बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि वो थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया था बौद्ध धर्म, हाँ, क्योंकि ये मांसाहारी थे, बाहर से आए थे,
तो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाने के ये शौकीन थे। तो ये इनका कहना था कि भाई बौद्ध धर्म को तो मानेंगे लेकिन कुछ मतलब परिवर्तन के साथ मान लेंगे। और महायान के बाद तो परिवर्तन हो ही गया, ठीक है, कनिष्क के समय सबसे लास्ट में कनिष्क आता है। तो ये बुद्धिज्म यहां पे मैं लिख दूं बुद्धिज्म, तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई रिलीजन जो है, धर्म दूषित हुआ, जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म था हाँ वो दूषित हुआ। और जब धर्म दूषित हुआ तो उससे कल्चर भी दूषित हुआ। क्यों? खान पान बदल गया वहां के आने से। हाँ, जो बौद्ध धर्म को लोग फॉलो करते थे पहले, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, सॉरी वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेजिटेरियन होने लगे। इसका असर क्या हुआ? जो भारतीय बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे उसमें भी, उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस वजह से ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने, खास करके पी जायसवाल और वी ए स्मिथ ने ये कहा है कि इसे डार्क एज कहना उचित होगा, कलयुग कहना उचित होगा, ठीक है, या अंधकार युग कहना उचित होगा पोस्ट मौर्य पीरियड को, ठीक है। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का समय था, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मौर्यों के कई सक्सेसर आ गए, कुछ विदेशी आ गए, कुछ देशी आ गए, तो एक तरह से राजनीतिक विखंडन हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो ये पक्ष में तर्क है, लेकिन विपक्ष के भी तर्क कम सॉलिड नहीं है। अगर विपक्ष को देखें जो ये मानता है कि नहीं, इसे डार्क एज नहीं कहा जा सकता, तो उसके अपने तर्क हैं, ठीक है, अपने अपने दावे हैं। जैसे पहला देखिए, कुषाण और सातवाहनों के पास कहा जाता है कि बड़ी टेरिटरी थी। अब कुषाणों के बारे में कहा जाता है कि बड़ी टेरिटरी, ये सातवाहन है और ये कुषाण यहाँ पे पूरा आ जाएंगे। जब कनिष्क के समय तो पूरा चाइना वाले पार्ट को भी ये ले लेगा, ठीक है ना, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान आ जाएगा पूरा, ये इधर का नॉर्थ इंडिया का एक तरह से देखा जाए पूरा ये पार्ट आ जाएगा, चाइना में भी चला जाएगा। इसलिए कनिष्क के समय कहा गया कि ये जो थे कुषाण, इन्होंने चाइना के भी कुछ भाग को अपने समय में अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इसीलिए कनिष्क जो था कुषाणों का, जिसे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी कहा जाता है, तो कनिष्क के समय कहा गया कि पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य है, इसने इंटरनेशनल साम्राज्य इसने स्थापित किया। तो अगर इंटरनेशनल साम्राज्य स्थापित किया तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, इसे अंधकार युग नहीं माना जा सकता, तो उनके अपने तर्क भी पुख्ता है कि जब उसने भारत में आकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, वो भी प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, तो कैसे कहा जा सकता है उसे। और कहा कुषाण और सातवाहनों के पास लार्ज टेरिटरी थी, एरिया इनका बड़ा था। हाँ, मौर्यों के मुकाबले तो बहुत छोटा था। अच्छा, और कुषाणों के समय, कनिष्क के समय आता है तो इंडिया था ही, सेंट्रल एशिया में भी थे, ये सेंट्रल एशिया में भी थे, मध्य एशिया में, यानी कि पूरा का पूरा कुषाण, देखिए मैंने बताया ना, ये पूरा सेंट्रल एशिया ये पूरा लिए हुए कुषाण आ जाएंगे, चाइना का कुछ पार्ट, फिर ये इतना बड़ा साम्राज्य कुषाणों के पास। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सेंट्रल एशिया भी है और चाइना भी है, ठीक है। तो इसे नहीं कहा जा सकता कि ये डार्क एज था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य अगर कोई स्थापित करता है यहां पर, तो निश्चित तौर पे वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जरूर था भारत के इतिहास में और भारत के शासन में। अगर कहा जाए तो एक परिवर्तन, उसे एक बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है, लेकिन इसे अंधकार युग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य कुषाणों ने स्थापित किया कनिष्क के समय, ठीक है। और दूसरा, जब कुषाण थे तो इनका सिल्क रूट पे कंट्रोल था। अब सिल्क रूट देखिए, ये यहां पर चाइना है, यहां पे है चाइना, ठीक है, यहां पे चाइना है, चाइना से सिल्क रूट निकलता था। और चाइना से सिल्क रूट जब निकलता था, क्योंकि यहाँ उस समय रेशम या सिल्क बनाने का टेक्निक जो था वो सिर्फ चाइना को ही पता था, तो ये सिल्क रूट था। और सिल्क रूट से 3 रास्ते निकलते थे, ठीक है, और तीनों वेस्ट की तरफ जाते थे। तो ये कहा गया कि कुषाणों का जब सिल्क रूट पे कंट्रोल हो गया, तो इस सिल्क रूट से जो भी व्यापार कर रहा है, कुषाणों को अच्छा खासा टैक्स भी दे रहा है। और साथ साथ कुषाणों के आने से ईस्ट और वेस्ट का ट्रेड रिलेशन भी बढ़ा। ट्रेड यानी व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, ये पूर्व का और पश्चिमी का, यानी यूरोपियन कंट्रीज से। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये डार्क एज है। क्यों?
क्योंकि अगर आपका व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारिक संबंध बन रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप डार्क एज नहीं कह सकते। ये विपक्ष में जो तर्क है ये अपनी तरह का तर्क है और इसे भी पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। उसके अलावा देखिए, जो भारत में आके लोगों ने, फॉरेनर्स ने, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, शक हो, पार्थियंस हो, कुषाण हो, इन्होंने भारत की संस्कृति में घुलने मिलने की कोशिश जरूर की, जिसे कुछ यहाँ के स्कॉलर कहते हैं कि उन्होंने दूषित कर दिया। लेकिन देखिए, मिनांडर जो कि इंडो ग्रीक शासक था, मिनांडर आप पढ़ चुके हैं, उसने बुद्धिज्म को अपनाया। यानी कि सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि इन पे किताब भी लिखी गई है, मिलिंद पन्हो, क्वेश्चन ऑफ मिनांडर, क्वेश्चन, और उसे लिखा है नागसेन ने, ठीक है। नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क था और उसके साथ कन्वर्सेशन होता है मिनांडर का। मिलिंद पन्हो में, मिलिंद कौन है? मिलिंद यही मिनांडर है जो कि इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक है, ठीक है। और जब बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, मिनांडर सवाल करता है और नागसेन जवाब देता है, तो मिनांडर इतना इंप्रेस्ड हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। यानी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का जो प्रकाश है वो पड़ता है किस पे? फॉरेनर्स पे, इंडो ग्रीक पे। तो जब उस समय भी बौद्ध धर्म अपना एक तरह से प्रकाश फैला रहा है विदेशियों पर, तो इसको डार्क एज कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, ये तर्क है। उसके अलावा कुषाण जो थे, हाँ, कुषाणों में सवाइट भी थे, हाँ, बुद्धिज्म को मानने वाले भी लोग भी थे, ठीक है। बुद्धिज्म, तो देखिए कुषाण जो था, कुषाण जो थे, अब से कुजुल कैडफेसिस जो कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर था, तो कुजुल कैडफेसिस क्या था? वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, हाँ, अपने सिक्कों पे धर्म विदत लिखता था, मतलब फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है विमा कैडफेसिस, ठीक है। तो विमा कैडफेसिस क्या करता है? वो शैव धर्म को मानता है, उसके सिक्कों पर त्रिशूल है, नंदी है, इन लोगों का डिपिक्शन है, तो इट मींस कि वो शैव धर्म को मानता है। विम कैडफेसिस का जो बेटा है कनिष्क, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी इन इंडिया, तो ये जो है ये किसे मानता है? ये महान संरक्षक कहा गया महायान बौद्ध धर्म का, ठीक है। इसी के समय चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, हाँ, चौथी बौद्ध संगीति। और यहीं पे बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट जाता है, डिवीजन हो जाता है, हीनयान और महायान का। देखिए यहीं से ओरिजिन है महायान बुद्धिज्म का। तो महायान बुद्धिज्म की शुरुआत होती है और पहली बार बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बौद्ध धर्म के बदले हुए स्वरूप को लोग अपनाने लगते हैं। हीनयान क्या था? ऑर्थोडॉक्स लोग थे, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे, हाँ। लेकिन महायान में लोग लिबरल थे। इसी में तो लिबरल होने की वजह से क्या हो गया, ये सब विदेशी आए तो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाने लगे, ठीक है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है, महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत करता है। महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत होने से बहुत सारे परिवर्तन आएंगे गांधार आर्ट के रूप में, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। अब देखिए रुद्रदामन जो शक शासक था, हाँ, रुद्रदामन जो शक शासक, तो यहां की जो बात है, लोगों ने धर्म को भी संरक्षण दिया, इन लोगों ने संरक्षण दिया अपनी तरह से जितना बेहतर हो सका संरक्षण दिया। किसने? विदेशियों ने भी धर्म को। तो यहां पे कहना कि इन्होंने पलूट कर दिया, हाँ, तो ये कहते हैं कि नहीं, पलूट नहीं किया, उसको और ज्यादा मुखर बनाया, ठीक है, बदले समय के साथ, हाँ हाँ, और समय बीतने के साथ साथ परिवर्तन तो हर जगह होता है, इन लोगों का मानना है। तो ये अपने अपने तर्क हैं, ठीक है। उसके अलावा रुद्रदामन जो शक शासक था, ये सब आए थे कहां से? शक कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, सारे इंडो ग्रीक शक, पार्थियंस और कुषाण मध्य एशिया से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट से भारत में ही करते हैं। तो रुद्रदामन महान शासक शकों का जो भारत में आए, तो उसमें देखिए इनका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सौराष्ट्र में है और उसमें सुदर्शन झील की यही सौराष्ट्र में है, गुजरात वाले पार्ट में, सौराष्ट्र काठियावाड़। तो यहां पर क्या है? सुदर्शन लेक का इसमें जिक्र है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये फर्स्ट इन चेस्ट संस्कृत, देखिए प्योर संस्कृत में है, कौन? विदेशी रुद्रदामन। अभिलेख या इंस्क्रिप्शन किसमें लिखवाता है?
प्योर संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में, ठीक है। पहला काव्य स्टाइल में था, पहला अभिलेख है जो कि काव्य यानी पोएट्री स्टाइल में है, और पहला अभिलेख है जो कि चंपू शैली में लिखा गया, ठीक है। चंपू शैली, चंपू शैली का मतलब, यह काव्य का मतलब ये नहीं कि केवल काव्य है, इसमें गद्य और पद्य दोनों है, पोएट्री फॉर्मेट प्लस स्टोरी फॉर्मेट, जिसको कहा जाता है चंपू स्टाइल या चंपू शैली। तो यहां पर आपके ध्यान देने की बात है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बाद पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, 150 एडी का, 150 एडी का इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का, जो कि एक शक शासक था, प्योर संस्कृत में है, काव्य स्टाइल का। हाँ, पर पहली बार काव्य स्टाइल में लिखा गया है, मतलब पोएट्री के स्टाइल में। हाँ, प्राचीनतम उदाहरण, हाँ, पोएट्री स्टाइल में लिखे गए, अगर इंस्क्रिप्शन की बात हो तो उसका प्राचीनतम उदाहरण, शुद्ध संस्कृत में लिखे गए अभिलेख की बात हो तो प्राचीनतम उदाहरण, चंपू स्टाइल या चंपू शैली की बात हो उसका प्राचीनतम उदाहरण जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो देखिए, अब ये लोगों का तर्क है जो अगेंस्ट में दे रहे हैं कि भाई संस्कृत का उद्धार कर रहा है कौन, एक विदेशी शासक रुद्रदामन, जो शक है। तो कैसे कह सकते हैं भाई कि डार्क एज है ये, ठीक है। इसके पहले किसी इंडियंस ने संस्कृत में नहीं लिखवाया, विदेशी आके संस्कृत में लिखवा देता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं डार्क एज, ठीक है। उसके अलावा देखिए, शक संवत कनिष्क के समय से शुरू हुआ था, 78 एडी, जिसका बहुत महत्व है, आप जानते हैं 78 एडी जो कनिष्क का क्राउन होने का समय था, जब इसका राज्याभिषेक होता है, 78 एडी कनिष्क ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है। उसके बाद शक संवत को आप याद रखेंगे, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है और साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी, समझ बूझ भी बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है। डिस्कशन सेशन में यही होता है। आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए कि क्या इसे डार्क एज के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए, आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक विवरण लिखें, तो आप दोनों को बैलेंस करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत, काव्य स्टाइल और चंपू स्टाइल, तीनों का प्राचीनतम उदाहरण है कौन, जूनागढ़ अभिलेख था कहां, ये था काठियावाड़, पहले मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए ज्यादा लिखवाने वाला यहां काम नहीं है, ठीक है। शक संवत 78 एडी, त्रिदेव की परिकल्पना यहां पे देखने को मिलेगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परिकल्पना पोस्ट मौर्यन पीरियड में आती है, जिसे क्या कहा गया, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये परिकल्पना, त्रिदेव की परिकल्पना। तो अगर इसमें हिंदू धर्म का उत्थान ही दिख रहा है, जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं लोग कि डार्क एज नहीं है, नहीं, इसे डार्क एज नहीं कह सकते, वो कह रहे कैसे कह सकते हैं, यही तो समय है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी परिकल्पना उभर के सामने आती है, जो कि हिंदू धर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदू धर्म में। उसी के साथ आप देखिए, इंडो ग्रीक ने हमें, जो हिंद यवन है, उन्होंने हमें सिक्के बनाने सिखाए। इंडो ग्रीक पहले शासक थे, हाँ, जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। लेकिन ध्यान देने की बात है, इंडो ग्रीक पहले शासक थे हिंद यवन, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए। और उस समय किसने चलाया था, विम कैडफिसिस ने शुरू किया था, कनिष्क के फादर विम कैडफिसिस ने। लेकिन कनिष्क ने भारतीय स्टाइल में सोने के सिक्के चलाए, भारतीय स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है, कनिष्क। आगे आप जब गुप्त पीरियड में जाएंगे तो गुप्त पीरियड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्राचीन भारत में अगर सोने के सिक्के इशू किए तो गुप्त शासकों ने इशू किए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हाँ, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सोने के सिक्के अगर भारत में चले तो किसने चलाया भाई, पहले पंचमार्क कॉइन थे, ठीक है ना, आहत सिक्के जिनको कहते थे। लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले शुरू किए इंडो ग्रीक ने, हिंद यवनों ने, और नियमित सोने के सिक्के शुरू किए, नियमित रूप से रेगुलर वे में शुरू किया किसने, विम कैडफिसिस, जो कि कुषाण शासक था। उसका बेटा कनिष्क जो है भारतीय स्टाइल में सोने के सिक्के लेके आता है। और आगे जब पोस्ट मौर्यन पीरियड से हम बढ़ते हैं गुप्तों वाले पीरियड में, तो गुप्त क्या करते हैं, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले शासक बन जाते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो अब देखिए कॉइन्स, एस्ट्रोलॉजी, इंडो ग्रीक ने हमें ज्योतिष के बारे में बताया है, मैंने पढ़ाया है। ज्योतिष के लिए कहा जाता है, भारत हमेशा कहता है कि वो आभारी है
हाँ, ग्रीक्स का, यवनों का, जिनसे उन्होंने सीखा क्या, ज्योतिष सीखा। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट भी ग्रीक ही लेके आए। यहां तक कि सप्ताह के 7 दिन ये जो है यूनानियों की देन है कहा जाता है। प्लैनेट्स के, ग्रहों के जो नाम है यूनानियों के देन है, हाँ, यूनानियों की देन है। तो ये सब कहा जाता है, ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, यूनानियों का। गांधार आर्ट कुषाणों के समय शुरू हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि यूनानी कला और भारतीय कला का संगम है। तो गांधार आर्ट यहां देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इंडो ग्रीक नहीं आते, हाँ, या कुषाण नहीं आते, तो गांधार आर्ट की शुरुआत नहीं होती। इसमें क्या था, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई जाती है। देखिए, ये महायान बुद्धिज्म का में ऐसा होता है। हीनयान में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी। जब महायान आया तो महायान ने मूर्तियां बनाना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई ये लिबरल हो गए, बदले हुए फॉर्म के साथ बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो अगर महायान नहीं आता तो बुद्ध की मूर्तियां देखने को नहीं मिलती, बोधिसत्व की मूर्तियां देखने को नहीं मिलती। और इतना बड़ा जो आर्ट है, हाँ, इतनी बड़ी जो कला है गांधार आर्ट के रूप में हम देखते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता। इसे इंडो रोमन आर्ट भी कहते हैं, हाँ, मिश्रित कला भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूनानी और भारतीय कलाओं का संगम है, मिलके बना है दोनों तकनीकों से, ठीक है। इसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। ये सब मैंने लिखवाया हुआ है। इसके अलावा देखिए, थिएटर में भी कंट्रीब्यूशन रहा। किसका, यवनी का। इसमें भी यूनानियों का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा। संस्कृत नाटक में यवनी का कहा जाता है पर्दे को, ठीक है। और यवनी का, हाँ, पर्दा आता था कहां से, यवन से, ठीक है ना। यवन यानी कि ये इंडो ग्रीक जो है, यहां से इंडो ग्रीक, बैक्टीरिया के हिंद यवन कहे जाते हैं। तो ये अगर यवन से या ग्रीस से, जो भी कहे, तो ग्रीस से अगर आता है, यवन उन्हीं को कहते हैं, तो ग्रीस से आता है यानी यूनान से आता है, तो इसलिए इसका नाम यौनिका पड़ गया। संस्कृत नाटकों में यौनिका कहा जाता है। तो ये भी कंट्रीब्यूशन रहा इनका थिएटर में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए फॉर और अगेंस्ट दोनों में अपने अपने तर्क हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है, हाँ, कि भाई ये डार्क एज था क्योंकि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का समय था, हाँ, राजनीतिक विखंडन का समय था, हाँ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल यूनिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है। एक यूनाइटेड एम्पायर की परिकल्पना नहीं है जो मौर्यों के समय था। उसके अलावा बाहरी लोगों के आने से, बाहरी शासकों के आने से जो धर्म है और कल्चर है दोनों दूषित हुआ, इसलिए मानते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई क्या है, कुषाणों के समय लार्ज टेरिटरी थी, सातवाहनों के समय, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया कुषाणों ने, ठीक है। खासकर कनिष्क ने सिल्क रूट पे कंट्रोल था कुषाणों का, तो ईस्ट और वेस्ट में व्यापारिक संबंध बढ़े, ठीक है। मिनांडर ने बुद्धिज्म को अपनाया, हाँ, कुषाण सवाइट भी थे, बौद्ध भी थे। कनिष्क के समय चौथी बुद्धिस्ट संगति होती है, वहां पे महायान बुद्धिज्म की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। रुद्रदमन जो शक शासक है संस्कृत में अभिलेख क्या लेके आता है, जो कि बाहरी है, लेकिन भारतीय भाषा संस्कृत में लेके ही आता है अभिलेख, हाँ। काव्य शैली में लेके आता है पहली बार, चंपू शैली में लेके आता है पहली बार। तो इनका कंट्रीब्यूशन तो महत्वपूर्ण है ही, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैसे कह सकते हैं, इधर जो अगेंस्ट में लोग हैं उनका कहना है, उनके अपने तर्क हैं। फिर सत संवत की शुरुआत होती है, त्रिदेव की परिकल्पना इसी समय आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इंडो ग्रीक क्वाइंस सिखाते हैं, क्वाइंस बनाना, हाँ, ज्योतिष से परिचय कराते हैं। कैलेंडर जो है वो इंडो ग्रीक या ग्रीक्स की वजह से ही कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वही लेके आए। सप्ताह के 7 दिन यूनानियों की देन है। तो ये सब चीजें हैं। गांधार आर्ट देखने के लिए मिला, थिएटर में, संस्कृत नाटकों में यौनिका जैसे शब्द आए। तो ये जो आपको यहां पर हमने जो डिस्कशन किया उससे ये पता तो चल रहा है कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने पुख्ता तर्क हैं, ठीक है ना, हाँ, सबके अपने अपने पुख्ता तर्क हैं। तो इस विषय में 100% तो अगर आप आलोचनात्मक विवरण लिख रहे हैं तो उसमें आपको यही लिखना होगा कि ये
हम मान सकते हैं कि इसे कंसीडर किया जाता है। अगर हम देखें थियोरेटिकली तो कहेंगे कि हाँ भाई कुछ विद्वानों ने इस पे उंगली उठाई है, हाँ, कि ये डार्क एज है। लेकिन इसके विपक्ष में भी ऐसे तर्क हैं, हाँ, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि इसे पूर्णतः डार्क एज या अंधकार युग की संज्ञा देना सही नहीं है। तो अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे ख्याल से इस डार्क एज के कॉन्सेप्ट को पक्ष और विपक्ष के यानी फॉर एंड अगेंस्ट के लॉजिक को भी आपने समझा होगा। और अब जब आपको कहा जाएगा लिखने के लिए तो एक बैलेंस आंसर आप, एक संतुलित आंसर, संतुलित उत्तर आप जरूर लिखने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जय हिंद।